आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष शर्मा और आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस कक्षा में के माध्यम से समझेंगे कि सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में। सवर्ण दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। यह हमारा सूत्र है। इस सूत्र में अनुवृत्ति आती है अचि पद की। 6-1-77वें सूत्र से अचि शब्द की अनुवृत्ति आती है और इसके अनुवृत्ति आने के बाद अर्थ क्या बनेगा हम ये समझेंगे। और पहले सूत्र में 3 पद हैं हमारे। पहला पद है अकः, दूसरा है सवर्णे, तीसरा है दीर्घः। सूत्रच्छेद के द्वारा अकः में हमारी पंचमी एक वचन है, सवर्णे में हमारा सप्तमी एक वचन है और दीर्घः प्रथमा एक वचन शब्द है। पंचमी होने के कारण इसका अर्थ बनता है अक से। अक से, जिस प्रकार रामात, गृहात, घर से, राम से, अपादान में से का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार अकः में पंचमी होने से इसका अर्थ बना अक से। अब अक से क्या परे होने पर, तो कहते अक से अक वर्णात परस्य सवर्णे अच वर्णे परे पूर्व परयोः एकः दीर्घ एकादेशः भवति। यह इसका संस्कृत सूत्रार्थ हो गया। इस सूत्र के अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हम इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और फिर उसके बाद हम व्याख्या के द्वारा हम समझेंगे कि ये सूत्र कैसे कार्य करता है। इसका हिंदी अनुवाद है अक। अक अर्थात अक एक प्रत्याहार है। जिन लोगों को अक प्रत्याहार का ज्ञान होगा वो अक से जान सकते हैं, और जिनको ये नहीं पता है कि अक क्या है वो इतना समझ लीजिए कि अक प्रत्याहार में आपके अ, ई, उ, री, री ये वर्ण आते हैं। इन वर्णों से बाद में यदि सवर्णी अच होगा। अब ये सवर्णी अच क्या होता है इसके लिए आपको अभी बताया जाएगा। सवर्णी अर्थात उसके जैसा दिखने वाला, इतना समझिएगा अभी केवल। सवर्ण को समझने के लिए दूसरा कारण है कि स्वर्ण किसे समझते हैं, पर लेकिन आपको समझना है कि अक का सवर्णी क्या है। जैसे अक में अ है तो आ का सवर्णी आ ही है। आ का ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ ये सवर्णी नहीं हो सकते। आ का सवर्णी केवल आ है, ई का सवर्णी ई है, उ का सवर्णी उ है, री का सवर्णी री है और री का सवर्णी री है। ये बात है। अब इस चाहे ये ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे मतलब नहीं है हमें। सवर्णी मतलब इसके जैसा ही, चाहे आ हो आ के बाद में आ का सवर्णी ह्रस्व आ हो सकता है, चाहे दीर्घ आ हो सकता है। यहाँ पर अक प्रत्याहार में हमने अक में आ, ई, उ, रिल, री बोला है। दिखने पर तो केवल ये ह्रस्व दिख रहे हैं, पर यहाँ पर हम ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अगर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उसके बाद में सवर्णी अच मिलेगा। सवर्णी अच मतलब उसकी तरह ही दिखने वाला हमें वर्ण मिलेगा। तो हम पूर्व अर्थात जो पूर्व वाला जो अक है उसको और सवर्ण और पर अर्थात सवर्णी अच, इन दोनों के स्थान पर उसी का सवर्ण दीर्घ कर देंगे। सवर्ण दीर्घ क्या होता है, उसी वर्ण का जो दीर्घ स्वर होगा वो आदेश कर देंगे, वह एक आदेश कर देंगे। एक आदेश का मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो अक होगा और एक अच, 2 वर्ण होंगे, तो उन दोनों को हटा करके उन दोनों की जगह पर एक आकर बैठेगा और जो आकर बैठेगा वो दीर्घ ही होगा आपका। इसको हम उदाहरण की दृष्टि से आगे चलते हुए समझते हैं। जैसे समझ देखिए अ और उसके बाद में अ, तो यदि पूर्व में भी आपका अ हो और बाद में भी अ हो, तो ये जब पूर्व में जो आपको अ दिख रहा है ये अ है आपका, क्या है, अ आपका ये सवर्णी अक है। ये अ आपका अक प्रत्याहार में आता है ये अक। तो इस कारण से क्या हुआ, इसके बाद में देखिए सवर्णी अच है हमारा अ। सवर्णी मतलब सेम अ का सवर्णी अ ही होता है, ई का सवर्णी ई, उ का सवर्णी उ, री का सवर्णी री, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे कोई मतलब नहीं हमें। तो जब अक से सवर्णी अक पर अच पर में मिल गया, हमें अ के बाद में अ मिला, तो इन दोनों के स्थान पर क्या ये दोनों चले जाएंगे, इन दोनों की जगह पर एक आ आएगा जिसको हम दीर्घ आ आएगा।
इसी को हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ मतलब जो हिंदी भाषी लोग हैं वो दीर्घ को बड़ा आ जैसे कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो वो लोग दीर्घ को बड़ा कहकर संबोधन करते हैं। हम यहाँ पर उसी जो लोग संबोधन करते हैं आ, बड़ा आ कह के, उसी को हम दीर्घ आ कहते हैं, दीर्घ, दीर्घ आ। अब पूर्व में आ हो और पर में आ हो तो दोनों के स्थान पर, अब ये देखिए ये आ है, ये इसमें हमने पढ़ा था कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उससे मतलब नहीं है। अगर उसके बाद में भी सवर्णी अच जो होगा वो सवर्णी होना चाहिए, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों हमारे दीर्घ हैं, तो चाहे दोनों दीर्घ हैं पर दोनों एक दूसरे के सवर्णी हैं। और ये दोनों, ये जो पूर्व वाला जो आ है ये सवर्ण आ हमारा अक के अंतर्गत आता है, इसलिए दोनों के स्थान पर हमने आ दोनों को हटा करके एक आ करेंगे। यहाँ पर फायदा ये होता है कि पहले दो स्वर थे, अब दोनों दो स्वर के स्थान पर हम एक स्वर कर देते हैं। पूर्व में आ हो पर में आ हो उसके स्थान पर भी हम आ ही करेंगे, पूर्व में आ हो चाहे पर में आ हो उसके स्थान पर भी, दोनों के स्थान पर ही हम आ करेंगे। इस प्रकार हमने जितने प्रकार की स्थिति बनती है वो चार प्रकार की स्थिति बनती है, वो चार प्रकार की स्थिति हमने आपको दिखा दी। इसी प्रकार हमको ई में भी समझना है कि ई और ई का सवर्णी होता है ई, तो ई के बाद में आपको सवर्णी ई मिलने पर, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों चाहे ह्रस्व दीर्घ हो उससे कोई मतलब नहीं है, उन दोनों के स्थान पर अर्थात वे दोनों चले जाएंगे, उन दोनों के स्थान पर जो आएगा वो एक दीर्घ आएगा, मतलब दोनों में के स्थान पर दीर्घ होगा वो एक ही होगा। इसको अभी उदाहरण के एक उदाहरण के अनुसार समझेंगे। ई दोनों के स्थान पर ई होगा, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो उनके स्थान पर भी एक। इसी प्रकार ऊ में भी समझना है, ऊ इसमें भी दोनों ऊ के स्थान पर ऊ ही आएगा, दोनों ह्रस्व ऊ के स्थान पर भी ऊ ही आएगा, क्योंकि ऊ का सवर्णी केवल ऊ ही होता है। समझ में आपको? अब री के बाद री का सवर्णी क्या होता है? री का सवर्णी री होता है, री का सवर्णी री होता है। और री का सवर्णी भी री का सवर्णी री को भी कहा जाता है, री का सवर्णी री को भी कहा जाता है। एक वार्तिक है हमारी, रिल री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के अनुसार। खैर वो विषय भी हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम उसको छोड़ते हुए भी आगे चलते हैं। तो दोनों री के स्थान पर क्या आदेश होगा? दीर्घ री आदेश होगा, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। इस प्रकार अब हम उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखिए परम प्लस अर्था, प्रथम शब्द है हमारा परम और द्वितीय शब्द है हमारा अर्था। इन दोनों में परम में जो आ है और अर्था में जो आ है, ये दो स्वर एक साथ मिले, इसका मतलब क्या? संधि होगी। अब क्या संधि होगी? तो हमने देखा कि परम में जो आ है इसको हमने अलग कर दिया, तो परम प्लस आ, और अर्था के भी आ को हमने अलग कर दिया। अब देखिए जो दोनों आ हैं, ये जो पहला आ है ये अक प्रत्याहार में आता है, क्योंकि अक प्रत्याहार में हमारा क्या कहता है? आ, ई, उ, री और री, ये पांच वर्ण हमारे अक प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए पहला वर्ण अक में आता है अ, इसलिए अक के बाद में जो अद है वो उसका सवर्णी अच है। क्या अच है? कैसा अच है? सवर्णी अच। सवर्णी मतलब आपको समझ में आया, आ का सवर्णी आ ही होगा, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। तो इसलिए अब हम दोनों आ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? दोनों आ के स्थान पर हमने एक दीर्घ आ आदेश कर दिया। दोनों आ के स्थान पर एक दीर्घ आ करने पर परम प्लस आ प्लस था, तो परमार्थ, परमा और रा को जुड़ के परमार्थ शब्द हमारा बन गया। इसी प्रकार विद्या में देखिए, ये तो हमारा दो ह्रस्व आ का उदाहरण था। यदि दो दीर्घ आ मिल जाएंगे तो क्या होगा? करें तो विद्या प्लस आलय, तो विद्या में हमारा क्या है? दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो विद्या में हमारा दीर्घ आ है और आलय में हमारा भी दीर्घ आ है, तो दोनों दीर्घ आ को हम अलग अलग कर देंगे। तो विद्या में आ को अलग करने पर विद्य प्लस आ, और आलय में आ को अलग करने पर आ प्लस लय, दोनों विद्य प्लस आ प्लस लय, यह स्थिति हमारी बनी। अब दोनों आ के स्थान पर हमने क्या करा? इसे कहते हैं, ये पूर्व आ है, ये पूर्व है और ये पर है। पूर्व और पर
पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हुआ, और वो क्या आदेश हुआ? वो दीर्घ आदेश हुआ। तो दीर्घ तो ई भी है, पर नहीं, सवर्ण दीर्घ आदेश हुआ। अर्थात अगर आ के स्थान पे जो दीर्घ आदेश होगा वो सवर्ण ही होगा, अर्थात आ ही होगा, उसी वर्ण का सवर्ण होना चाहिए। तो विद्या, दोनों आ के स्थान पर आ करने पर विद्य प्लस आ प्लस लयः, विद्यालयः, ये हमारा शब्द बन गया। देव प्लस आलयः, अब पूर्व में ह्रस्व आ है और बाद में दीर्घ आ है, तो वही अलग करेंगे हम। देव प्लस आ प्लस लयः, और आ को, ये आ पूर्व अक में आता है, इसलिए दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ आ करने पर देव आ प्लस लयः, देवालयः। कहते हैं विद्या अभ्यासः, विद्या अभ्यासः, विद्या में भी आपको दीर्घ आ दिख रहा है और अभ्यास में भी आपको दीर्घ ह्रस्व आ दिख रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सवर्णी हैं। इस कारण से दोनों के स्थान पर उन्हीं का सवर्णी दीर्घ एक आदेश हो गया, वो है आ। तो हम जो आदेश कर रहे हैं, जिसको लेकर के आके उन दोनों को हटा करके जिसको बिठा रहे हैं, वो दीर्घ ही है, और वो क्या है, उसी का सवर्णी आ ही है। अब ये हमारे आ के उदाहरण कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार हमारे पूरे जगत में जितने भी शब्दों के बीच में यदि ये संधि होती है तो उसमें आ के बीच में यही संधि मिलेगी आपको, और उसी प्रकार सारे उदाहरण बता दिए। ई में देखिए, कवि प्लस इंद्रः, कवि में आपका ह्रस्व ई है और इंद्रः में भी आपका ह्रस्व ई है। दो ह्रस्व ई मिले, जैसे ही दो ह्रस्व में ई मिले तो एक जो ई है हमारा वो अक में आता है, और उसका बाद वाला ई उसका सवर्णी अच है। इस कारण हमने दोनों के स्थान पर क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग करा, तो कव प्लस ई और इंद्रा को ई प्लस इंद्रः, कवि। अब इन दोनों ई के स्थान पर हम दीर्घ ई आदेश करेंगे। ई ही क्यों करेंगे? क्योंकि ई का सवर्णी दीर्घ ई ही सवर्णी है। सवर्णी क्या है? ई ही सवर्णी है, और दीर्घ करना है, इसलिए दीर्घ ई करके, जिसको हम लोग हिंदी में बड़ी ई कहते हैं, बड़ी ई करेंगे तो कव प्लस ई प्लस इंद्रः, कवींद्रः। मही प्लस ईशः, यहां भी दोनों ई बड़े हैं, इसलिए दोनों ई को के स्थान पर हम एक ई करेंगे, तो मही, मह प्लस ई प्लस शः, और दोनों ई के स्थान पर दीर्घ ई करने पर महा ई शः, महीशः। कवि प्लस ईश्वरः, कवि में भी ई है हमारा और ईश्वरः में भी ई है, तो कव प्लस ई और ईश्वर का ई और स्वरः। अब ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, मतलब छोटा, ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। दोनों के स्थान पर हमने जो कर रहे हैं, दोनों के स्थान पर, अर्थात ये पूर्व वाला और पर, दोनों के स्थान पर हमने एक आदेश किया और दीर्घ करके कव प्लस ई प्लस स्वरः, कवीश्वरः। पृथ्वी प्लस इंदु, अब पृथ्वी में हमारा दीर्घ ई है और इंदु में ह्रस्व ई है, तो कभी तो पूर्व में ह्रस्व ई होता है तो कभी पर में भी ह्रस्व ई होता है, कभी पूर्व में दीर्घ होता है तो पर में भी दीर्घ के उदाहरण मिल रहे हैं। पूर्व में दीर्घ मिल रहा है, पर में ह्रस्व, और पूर्व में ह्रस्व तो पर में दीर्घ। आपको चारों प्रकार के उदाहरण दिखाए जा रहे हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य उदाहरण बचता नहीं है। पृथ्वी प्लस इंदु, यहाँ पर पूर्व ई और ई मिलके दोनों ई के स्थान पर मैं दीर्घ करा तो पृथ्वी इंदु हमारा यह शब्द बन गया। भानु प्लस उदयः, भानु प्लस उदयः, तो भानु में भी ह्रस्व उ है और उदयः में भी ह्रस्व उ है, दोनों उ को अलग कर देंगे तो भानु को उ को अलग करने पर भान उ, और उदय के उ को अलग किया तो उ प्लस दयः, भान उ दयः, और दोनों उ के स्थान पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ करा, और क्या करा, सवर्ण दीर्घ करने के कारण उ ही आएगा, क्योंकि उ का सवर्णी, ये उ का सवर्णी उ ही होता है। वधु प्लस ऊर्मिका, वधु में भी उ है और ऊर्मिका में भी उ है, दोनों उ के स्थान पर हमने एक दीर्घ उ, दोनों उ को अलग किया तो वध प्लस उ प्लस ऊर्मिका, और दोनों के स्थान पर एक करने पर वधूर्मिका। साधु प्लस ऊंचू में दीर्घ के ह्रस्व दीर्घ के उदाहरण आ गए। साधु में ह्रस्व उ है और ऊंचू में दीर्घ उ है, दोनों उ के स्थान पर हमने अलग करने पर साध प्लस उ प्लस चुहु, साधु प्लस ऊचुहु, और दोनों उ के स्थान पर दीर्घ उ करने पर साध उ चुहु
साधु चुहु, वधु प्लस उत्साह, वधु में दीर्घ उ है और रस उत्साह में रस उ है, तो ये दोनों उ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, दीर्घ उ कर देंगे, तो वध प्लस उ और साह, तो वध उ साह वधूत्साह। अब पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, तो पितृ में भी हमारा क्या है, पितृ में देखिए पूर्व में री है और पर में क्या है हमारा, बाद में भी री है, तो री का सवर्ण री ही होता है, तो इस कारण दोनों के स्थान पर हमने दीर्घ री करा। अब का दीर्घ री करने पर क्या हुआ, पित्त प्लस री प्लस ऋणम, दोनों के स्थान पर दीर्घ करने पर पित्त प्लस री प्लस ऋणम पितृणम। अब हमने भी पढ़ा था, मैंने भी आपको बताया कि हमारा री और री ये एक दूसरे के भी आपस में सवर्णी होते हैं, इतना समझ लीजिएगा, री और री भी आपस में सवर्णी होते हैं। किसी को अगर समझना हो कि किससे होते हैं, तो री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक के द्वारा ये दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी, ये दोनों एक जैसे दिखते नहीं है, पर फिर भी इन दोनों की इसे सवर्ण संज्ञा कह देता है कि इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो त्रि और री की सवर्ण संज्ञा हो गई। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दीर्घ करने पर री का दीर्घ करें या री का दीर्घ करें, तो जब बताते हैं कि री का दीर्घ नहीं होता है इसलिए हम री का ही दीर्घ करेंगे, और इसलिए री और री दोनों के स्थान पर क्या होगा, दोनों का सवर्णी क्या है, री ही मिलेगा, दीर्घ री ही मिलेगा, क्योंकि दीर्घ री नहीं होता है, इसलिए होत प्लस री प्लस कारः होत्री कारः। ये हमारे सारे उदाहरण हो गए। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं, आप इनको घर पे बैठ करके इनको सिद्ध कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद। अपने प्रश्न आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।